करे शुरू। टीसीएस में सेलर कलेक्ट करता है, जब वो अपना प्राइस बायर से कलेक्ट करता है ना, तो उसमें वो अमाउंट ऐड करके कलेक्ट करता है जो टीसीएस होता है। समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। देखो, कौन कलेक्ट करेगा? सेलर। किससे? बायर से। भाई मैं एक सेलर हूं, आपको मैंने कोई गुड्स दिया, तो अपना पैसा लूंगा ना, तो उस पैसे में टीसीएस ऐड करके तब आपसे लूंगा। यहां काटना नहीं है पैसा, डिडक्ट नहीं करना, कलेक्ट करना है। तो सेलर जब आपको कोई गुड सप्लाई करेगा तो अपने प्राइस में टीसीएस का रेट ऐड करेगा और आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा। ठीक, लीगल प्रोसीजर आपको यहां बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ टीसीएस कहां कहां पे और क्या रेट है वो पढ़ाया गया है। टीडीएस की तरह यहां पे बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को ये वाला पढ़ा दिया था, लिकर, है ना? बोलो। टोल प्लाजा वाला बता दिया था। मोटर व्हीकल, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, थर्ड वाले को। आ जाइए फोर्थ, जो इस बार में 24 का इस चैप्टर का दूल्हा होगा। मेजर क्वेश्चन यहां से आएंगे बिकॉज अमेंडमेंट है यहां पे। ये जो यहां लिखा है ना, इससे हम पढ़ने वाले नहीं है। इसके रेट चेंज हो गए हैं, रिवाइज हो गए हैं। तो इसके लिए ना मैं कल परसों में आप लोगों को एक हाफ पेज में एक टेबल दूंगा, आप लोग इसके ऊपर पेस्ट कर लेना या यहां पे स्टेपलर कर लेना। यहां पे अमेंडमेंट आ चुका है, ठीक है। ओवरसीज रेमिटेंस, दो चीजें यहां पे, ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज का नाम सुना आपने आज तक? ओवर द सीज। हाँ, ओवरसीज, ये हंस रहे हो तुम लोग, मतलब इंटरनेशनल, मतलब क्रॉस बॉर्डर या ओवरसीज। आप इंडिया से बाहर पैसे भेज रहे हो, फॉरेन करेंसी भेज रहे हो, तो बताइए, आप आईएनआर तो भेजोगे नहीं बाहर, कन्वर्ट कराओगे, ऑथोराइज डीलर के पास जाओगे, ऑथोराइज डीलर को क्या बोलोगे कि मुझे $20,000 दे दो, इंडिया से बाहर भेजना है या भिजवा दो। तो जब आप इससे इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करने जाओगे ना, तो ये आपसे टीसीएस लेगा, समझिएगा ध्यान से। जब आप किसी ऑथोराइज डीलर के पास जाओगे, किस काम के लिए? ओवरसीज रेमिटेंस के लिए। आप आईएनआर तो भेजोगे नहीं, क्या भेजोगे? फॉरेन करेंसी। तो जब आप उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराने जाओगे, किसके पास? कौन करेगा? कोई और तो नहीं कर सकता, ऑथोराइज डीलर होते हैं वो लोग, बैंकर भी होते हैं, और आरबीआई लाइसेंस भी देता है किसी प्राइवेट पर्सन को। आप कभी जाओगे कनाट प्लेस पहाड़गंज, आपने देखा होगा, लिखा होता है मनी चेंजर, ऑथोराइज डीलर्स। तो जब आप उनके पास जाओगे अपनी लोकल करेंसी को लेके, और जब उसको कन्वर्ट कराओगे फॉरेन करेंसी में, तो वो आपके लोकल करेंसी जो आपसे लेंगे ना, उस पर टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहता है कि सेक्शन 206 1G है, ये आईजी नहीं 1G, प्रोवाइड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी पर्सन। कौन है वो? बीइंग एन ऑथोराइज्ड डीलर हु रिसीव अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। फेमा पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, इस क्लास में दो धर्म के लोग हैं ना, सॉरी, मतलब ठीक। फेमा में सुना था आप लोगों ने? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जहां आरबीआई ने इंडिया के बाहर, देखिए इंडिया के बाहर जब हम पैसे भेजते हैं ना, तो एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑटोमेटिक रूट में आपको परमिशन है कि आप इतने अमाउंट तक पैसा भेज सकते हो, लिबरलाइज स्कीम आरबीआई की। उससे ऊपर भेजोगे तो आपको अप्रूवल लेना होगा। वैसे ही जब इंडिया के बाहर से पैसे आते हैं, किसी सेक्टर में पैसा लगाता है कोई फॉरेनर, तो एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक वाले में आपको सिर्फ इंटीमेट करना होता है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पैसे लेके आ रहे हो, तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है। आ रहा है समझ में? तो भारत सरकार, आरबीआई ने एक लिबरलाइज स्कीम निकाली है, जिसके थ्रू, निकाली है मतलब आज नहीं, बहुत पहले से, जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि देखिए, बीइंग एन ऑथोराइज्ड डीलर
who receive amount under liberalized remittance scheme of RBI for overseas remittance from a buyer। तुम कौन हो? बायर। भाई कहां पढ़ता है? विदेश में। अब आप अपने भाई के एजुकेशन के लिए पैसे भेज रहे हो, तो फॉरेन करेंसी में भेजोगे, वहां पे कन्वर्ट कहां से कराओगे? ऑथोराइज डीलर से। तो जब वो आपसे आईएनआर कलेक्ट करेगा ना कन्वर्जन के लिए, तो उस अमाउंट के ऊपर टीसीएस भी लेगा। या फिर किसी का इलाज हो रहा है बाहर, तो फॉरेन करेंसी लेके जाएगा वो, उस केस में। आता है समझ में? बीइंग अ पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट आउटसाइड इंडिया। तो एक तो ये है, इसको कहते हैं LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अगर आरबीआई के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आप कोई फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर रेमिट करते हो, और उस पर्पज के लिए आपने अपनी लोकल करेंसी को क्या कराया है? कन्वर्ट कराया है किसी ऑथोराइज डीलर से। तो ऑथोराइज डीलर जब आपको फॉरेन करेंसी देगा, तो आपसे क्या लेगा? आईएनआर। तो उस अमाउंट, जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए का डॉलर ले रहे हो, तो आपसे 1 लाख रुपया तो लेगा, क्योंकि उसके बदले में डॉलर दे रहा है। साथ में उसके ऊपर क्या लेगा आपसे? टीसीएस। और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करेगा। सरकार जानना चाहती है कि तुम विदेश में पैसा कहां भेज रहे हो, किसके पास भेज रहे हो, किस पर्पज के लिए भेज रहे हो, और जो भेज रहा है उसका वर्थ क्या है। ऐसा तो नहीं कि फॉरेन में पैसे जा रहे हैं, बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हो और इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। तो सरकार जानना चाहती है, सरकार आज की डेट में हर कुछ जानना चाहती है। आता है समझ में? बोलो। दूसरा देखो, दो तरीके के रेमिटेंस यहां पे कवर्ड है। यहां से हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैं यहां पे आपको थीम बता रहा हूं, पढ़ेंगे तो हम लोग अमेंडमेंट वाले पेज से। देखो, अब बताओ 30 जून को या 10 जुलाई को, मान लेते 15 जुलाई मान लो, है ना? 15 जुलाई को आपका सिलेबस खत्म हो गया। कल मैं यही सोच रहा था, क्या करोगे तुम लोग? कितना टाइम है तुम्हारे पास भाई, है ना? चलो एक एग्जांपल देखो, मैं तो 30 जून से आगे लेके नहीं जाऊंगा, मुझे बाकियों का नहीं पता। मान लो 31 जुलाई को भी खत्म हुआ, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मेरा 30 जून से आगे नहीं जाएगा, मेरी पूरी कोशिश है 30 जून को खत्म करूं मैं। तो अगर 31 जुलाई को भी खत्म हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने सब भूल जाओगे तुम लोग। तो आपने एक काम करना, 15 दिन के लिए ना कहीं घूम के आना, है ना? 15 दिन के लिए कहीं अच्छी जगह, स्विट्जरलैंड, पेरिस, कहीं पे ना घूम के आना बाहर, और क्या है ना? तो बताइए, जब आप घूमने जाओगे तो आप एक पैकेज परचेज करोगे भाई, या तो आपको नॉलेज है, अकेले जा रहे हो तो अपने आप चले जाओ, थोड़ी इंसल्ट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब फैमिली के साथ जाते हो तो आप टूर पैकेज परचेज करते हो। सुना होगा आप लोगों ने, पेपर में आता है खूब, मेक माई ट्रिप। इन लोग बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, वो सब अपने पैकेज निकालते हैं। तो कहता है कि देखिए, अगर आप विदेश घूमने जा रहे हो तो सरकार जानना चाहती है कहां जा रहे हो, कितने पैसे खर्च कर रहे हो, हमें भी बताओ। देखिए, बीइंग अ सेलर, कौन हो आप? सेलर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अगर टिकट अलग से ले रहे हो, होटल अलग से बुक करा रहे हो, वो पैकेज नहीं है। पैकेज का मतलब होता है जहां पे जितना थीम होता है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन हो। मतलब आप गए उस सेलर से, आपने क्या परचेज किया? टिकट के उसका पूरा अरेंजमेंट है, टिकट रहने वहने का सारा इंतजाम वो कराएगा। लेकिन अगर टिकट तुम इंडिपेंडेंटली जाके परचेज कर रहे हो, होटल इंडिपेंडेंटली परचेज कर रहे हो, तो वो पैकेज नहीं होता। पैकेज का मतलब क्या है? जहां पे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज आप एक साथ उस सेलर से खरीदें। तो बताइए कहां जाने का मन है? बोलो। पेरिस जाओगे ना? हाँ, पेरिस घूम के आओ। हाँ, थाईलैंड तो पापा भेजेंगे, वो तो टीचर नहीं भेजेगा ना, टीचर पेरिस भेजेगा आपको, है ना? आओ देखो, बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज। सॉरी, तुम लोगों ने एक इंसिडेंट याद दिला दिया। हमारे ऑफिस के 2 लड़के नए नए सीए बने, तो उन्होंने डिसाइड किया थाईलैंड घूम के आते हैं। थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, बदनाम है, 5% चीजों के लिए बदनाम है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है थाईलैंड। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, 15 दिन थाईलैंड घूम के आएंगे। तो बॉस से छुट्टी मांगने गए और मैं बॉस के साथ बैठा हुआ था, तो दोनों कह रहे तू जाके बोल।
तो उन्होंने जाके, एक ने जाके बोला कि सर हम विदेश घूमने जा रहे हैं। तो बॉस ने पूछा कहां जा रहे हो? मैं नहीं बता रहा, आप छुट्टी दे दो बस। शर्मा के ऐसे करे, बोले थाईलैंड। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, आप थाईलैंड घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, गंदगी तो हर जगह है ना। तो देखिए, पेरिस जा रहे हो आप, पैकेज परचेज करोगे किसी ट्रेवल एजेंट, ट्रेवल कंपनी से, तो देखो क्या कहता है, बीइंग अ सेलर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज who receive any amount from the buyer who purchased the package। रेट अभी मत देखिए, रेट रिवाइज हो गए हैं। तो देखो, मैं मेक माई ट्रिप हूं, मैं थॉमस कुक हूं, आप मेरे पास आए और तुमने 10 दिन के लिए मेरे से पैकेज मांगा, कहां का? पेरिस का। मैंने आपको पैकेज बता दिया, आप मुझे पेमेंट करोगे, उस पेमेंट पे मैं एक्स्ट्रा आपसे टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूंगा। सरकार जानना चाहती है इतने पैसे आए कहां से तुम्हारे पास, विदेश घूम रहे हो, देखो जरा आईटीआर वाईटीआर फाइल भी करते हो कि नहीं फाइल करते, कहीं चोर तो नहीं हो। तो चलिए, तो ये दो केसेस आपको यहां पे पढ़ने हैं। एक तो देखो, अच्छा सेकंड वाला जो है ना, ये आरबीआई का लिबरलाइज स्कीम नहीं है। लिबरलाइज स्कीम कौन सा वाला है? ऊपर वाला, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ए वाला है। टूर पैकेज लिबरलाइज स्कीम में नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस दोनों को आरबीआई की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मत मानिएगा, सिर्फ ऊपर वाला लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। आया समझ में? देखो, अभी मैं जहां से पढ़ाने जा रहा हूं ना, देखो इस टाइप का टेबल मैं आपको दे दूंगा, आप यहां पेस्ट कर लेना या इस पेज पे पेस्ट कर लेना आप, क्योंकि इसमें ना रेट चेंज हो गए हैं, ठीक। आइए चलिए शुरू करें, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। हाँ देखिए, ये टेबल उसकी जगह हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है और चेंज हुआ है 1/10/2023 से, तो हमारे लिए एप्लीकेबल है। किताब मेरी पहले आ गई थी, पुराने वाले बच्चों को तो मैंने बुक में ही रिवाइज करवा दिया था, आपको यहां पे मेंशन कर देता। देखिए शुरू करें, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? कहां पेरिस पहुंच गए? आओ देखो, टीसीएस ऑन रेमिटेंस ऑफ फॉरेन करेंसी बाय ऑथोराइज्ड डीलर अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बेटा ये सेक्शन भी हमको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टीसीएस में जब से आया है ना ये, इसने टीसीएस की महफिल लूट ली है। जब से आया है रेगुलर बेसिस पे यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब तो इसके अंदर अमेंडमेंट आ गया तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देखो क्या कहता है, कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी पर्सन, कौन? बीइंग अ ऑथोराइज्ड डीलर। समझ में आया? ऑथोराइज्ड डीलर कौन होता है? जो फॉरेन करेंसी में डील करता है। बीइंग ऑथोराइज्ड डीलर हु रिसीव अमाउंट अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रेमिटेंस फ्रॉम बायर बीइंग पर्सन रेमिटेंट सच अमाउंट। आता है समझ में? दूसरा, बीइंग अ सेलर of overseas tour program package who receive any amount from the buyer who purchased the package। ये दो सिचुएशन को डील करता है 206C सबसेक्शन 1G। आओ देखो, पहले क्या बात करते हैं हम लोग, ओवरसीज। देखिए, टैक्स हैज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ debiting of amount payable by the buyer or at the time of receipt of such amount whichever is earlier। वहां क्रेडिट था, यहां डेबिट हो जाता है, तो डेबिट और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। आओ देखो क्या कहता है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज कहता है कि एनी टूर पैकेज विच ऑफर विजिट टू अ कंट्री और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। ओवरसीज जाना है, ओवरसीज। क्या नेपाल कवर हो जाएगा यहां पे? यस, क्यों नहीं होगा यार? नेपाल फॉरेन का करिए, नहीं, नेपाल फॉरेन कंट्री है हमारे लिए। तो देखिए, एनी टूर पैकेज विच ऑफर विजिट टू अ कंट्री और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवल, होटल स्टे, बोर्डिंग लॉजिंग और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और रिलेशन देयर टू। पैकेज में तो सारा आ जाता है ना, वो रहने का, जाने आने का, लोकल साइट घुमाने का, सब कुछ पैकेज में आ जाता है।
अब देखो क्या कहता है, टीसीएस किस रेट से कटेगा। सबसे पहले टूर पैकेज वाला पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो बताओ, इंडिया से बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, कोई टूर पैकेज ले रखा आपने, वेयर द अमाउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। और बताइए पैकेज इंडिया का है या आउटसाइड इंडिया का? इंडिया का है तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं है। पैकेज कहां होना चाहिए? ओवरसीज पैकेज। कहता है 5% का टीसीएस है इसके ऊपर अगर 30/9/2023 तक ये बुकिंग आपने करा ली है तो। 1 अक्टूबर से यहां पे अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था? 5% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है एग्जाम्पशन की। जैसे ट्रेडिशन आप लोगों ने पढ़ा था कई जगह 30,000 40,000 की लिमिट हुआ करती थी, यहां कुछ भी नहीं है। जो अमाउंट होगा उसके ऊपर जो पैकेज बेचने वाली एंटिटी होगी ना, वो जितना पैसा आपसे लेगी उसके ऊपर 5% टीसीएस कलेक्ट कर लेगी। जैसे मान लीजिए आप कहां जा रहे, आपने कोई पैकेज लिया 30/9/2023 से पहले, पैकेज था 10 लाख का, तो कंपनी 10 लाख पे ना 5% ऐड करके आपसे कलेक्ट करेगी और आपके बिहाफ पे 5% वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। आपको चिंता करने की बात नहीं। जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे तो उस टीसीएस का क्रेडिट ले लोगे, लेकिन हां सरकार को पता लग गया कि तुम कौन हो, ट्रेवल पे कितना खर्चा किया, वो उससे चेकिंग कर लेगी। आ रहा है समझ में? बोलो 5% ऑफ सच अमाउंट विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अब यहां पे ना सबसे घटिया चीज क्या होती है, जो साल के बीच में अमेंडमेंट होते हैं। अगर 1 अप्रैल से हो गया तब तो पूरे साल के लिए इफेक्टिव है, लेकिन कोई अमेंडमेंट साल के बीच में हुआ तो हमें बहुत अच्छे से देखना होता है कि वो डेट कौन सी है जहां से अमेंडमेंट आया। अगर क्वेश्चन में उससे पहले का इवेंट आ जाए तो पुराना वाला ही चलेगा, और उस डेट या उसके बाद का इवेंट आ जाए तो नया वाला। टेक्स्ट में सबसे खतरनाक यही होता है। और बहुत सारी अमेंडमेंट साल के बीच में आती हैं, बहुत सारी, जिसमें एक आपको ये दिखाई दे रहा है। आरएफए में मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो सीआईआई कैप्टन में दोबारा कराऊंगा, वो भी साल के बीच में है, वो भी 1/9 से आया हुआ है। तो 31/8 तक है तो पुराना वाला, और 1/9 से नया वाला। साल के बीच में भी एक डेट हो तो आदमी रट ले, उनका जब मन करता है तब अमेंड कर देते हैं सर, है ना। तो देखिए कोई बात नहीं, जब सर ओखल में डाल दिया तो मुसल से क्या घबराना। देखिए वेयर द अमाउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। अगर 30/9/2023 तक आपने पैकेज परचेज कर लिया है तो टीसीएस का रेट 5% है ऑफ सच अमाउंट विदाउट एनी लिमिट। व्हाट इज सच अमाउंट? जितने अमाउंट का पैकेज परचेज कर रहे हो। आगे देखिए, अब आज की बात करें, रेट ऑफ टीसीएस ऑन और आफ्टर 1/10/2023 कहता है 7 लाख रुपए तक का अगर पैकेज है तो 5%, और 7 से ऊपर मतलब अगर 11 लाख है तो 7 लाख पे कितना? 5%, और 20% देयर आफ्टर। तो अगर 20 लाख रुपए का आपने पैकेज लिया, अरे बहुत पैसे खर्च नहीं होते हैं। मान लो तुमको पेरिस घूमने जाना है, 6-7 लाख में घूम के आ सकते हो फैमिली के साथ, इतने पैसे खर्च नहीं होते। मतलब सीए बन जाओगे उसके बाद की बात कर रहा हूं, बस हिम्मत होनी चाहिए। फिर आप दिमाग लगाने लगते हो 5-6 लाख। तो देखो 5% कब तक? 7 लाख तक, और 7 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर 20%। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, क्या आप कोई ओवरसीज टूर पैकेज परचेज कर रहे हो, 7 लाख या उससे कम का अमाउंट है वो, तब तो 5% है, कोई इश्यू नहीं। पहले भी 5 था लेकिन वहां पे 7 से ऊपर के लिए अलग रेट नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, 7 से ऊपर जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर 20%। समझ में आ गया? तो मैं आगे चलूं? चलिए देखिए सेकेंड पार्ट। अब ये हमारा लिबरलाइज स्कीम आ गया आरबीआई का, वो हमारा नॉर्मल वाला खत्म हो गया। देखिए अब सेकंड में देखिए, कहता है वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, किस लिए पैसा बाहर भेज रहे हो? किसी का इलाज कराने के लिए, मेडिकल पर्पज के लिए,
या फिर एजुकेशन पर्पज के लिए, आप अपने भाई बहन बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो, उसके लिए पैसा भेज रहे हो। देखिए ध्यान से, ये लिबरलाइज स्कीम में आता है, वेयर अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड, साथ में क्या कहता है, द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। और पूरे साल में आपने इस पर्पज के लिए कितना, 7 लाख से कम अमाउंट भेजा है। बताइए, मेडिकल और एजुकेशन को अलग अलग करके देखो या कंबाइन करके? लिबरलाइज स्कीम में जितने पर्पजेज हैं सबको कंबाइन करके देखना है। आ रहा है समझ में? तो मान लीजिए आप किसी के एजुकेशन के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर पैसा भेजते हो, तो हो सकता है साल में एक बार भेजा होगा आपने या फिर कंबाइन करके। अब देखिए, ये अमेंडमेंट हम लोग कंबाइन पढ़ रहे हैं ना, चलिए अब देखो क्या कहता है। कंबाइन मतलब 30/9/2023 तक और 1/10/2023 के बाद। देखिएगा ध्यान से, यहां सबके लिए कंबाइन है। देखो, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। कहता है अगर ये केस है तो इसके ऊपर टीसीएस नहीं। पढ़ने के लिए भेज रहा है यार, मेडिकल के लिए भेज रहा है, थोड़ी मर्सी तो होनी चाहिए सरकार की ना। तो कहता है कि अगर 7 लाख से कम तक का अमाउंट है तो उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं। याद हो जाएगा। लेकिन अगर यही घूमने जा रहे होंगे तो उसके ऊपर 5% का टीसीएस लग जाएगा। आ रहा है ना समझ में? आओ देखो थर्ड पार्ट देखो, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज अदर देन मेंशन इन टू above and where the amount is remitted for the purpose other than mentioned in two above। क्या था दो में? मेडिकल और एजुकेशन। उसके अलावा किसी और पर्पज के लिए द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन 7, और अमाउंट कितना है 7 लाख से, तो उसके ऊपर भी कोई टीसीएस नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई वहां पे फंक्शन करना है, कोई पार्टी करनी है, तो अब एजुकेशन के लिए तो पैसा नहीं भेज रहे हो ना, किस चीज के लिए भेज रहे हो? अदर देन 2। तो कहता है कि अगर रेमिटेंस किससे कम है तो उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं होगा। आगे चलिए फोर्थ, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर आ गया दोबारा, वेयर द amount is remitted for the purpose of education or medical treatment and the amount or aggregate of amount is in excess of 7 lakh is remitted by buyer in a financial year। ऊपर वाले में 7 लाख से कम था, यहां 7 लाख से ज्यादा हो गया, तो क्या बोलता है 5% of the amount or aggregate of amount in excess of 7 लाख। तो 7 लाख तक तो ऊपर माफी कर दिया था हमने, 7 लाख से जितना ऊपर होगा उसके ऊपर आपका टीडीएस कट जाएगा, सॉरी टीसीएस कलेक्ट करेगा। वो किस रेट से? 5%। पहले मेडिकल वाले को कंबाइन कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के बाहर रेमिटेंस करते हैं एजुकेशन पर्पज के लिए या मेडिकल पर्पज के लिए, और रेमिटेंस कितना है? लेस देन 7। लेस देन 7 का इंटरप्रिटेशन अप टू 7 है। तो 7 लाख तक हम अगर भेजते हैं तो उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं है। लेकिन जैसे 7 लाख से ऊपर हो जाएगा तो जितना अमाउंट 7 लाख से ऊपर होगा उसके ऊपर 5% का टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर, और गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे पे करेगा। आइए देखिए फिर क्या कहता है, देखो, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज अदर देन मेंशन इन 4 अबव। 4 क्या था? मेडिकल और एजुकेशन वाला छोड़ के, है ना। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs इज रेमिटेड बाय बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर। आता है समझ में? कहता है वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज मेंशन इन 4th अबव। क्या था हमारा 4th? देखो, एजुकेशन और मेडिकल। अब देखिए इसके ऊपर कहानी क्या हो गई है। कहता है कि 20%
ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। और बताइए 7 लाख 5% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ, पहले कितना था ये देखो, ये देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। पहले 7 लाख तक नील था, 7 लाख तक नील पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब देखो कहता है कि 7 लाख से ऊपर जो पहले परसेंटेज हुआ करता था ना, वो 5% का हुआ करता था। अब 1/10/2023 से कितना हो गया? 20%। अब देखिए क्या कहता है, मान लीजिए आपने इंडिया से बाहर अपने किसी रिलेटिव को कुछ पैसे भेजे लिबरलाइज स्कीम में, मेडिकल के लिए नहीं था, एजुकेशन के लिए नहीं था, अमाउंट 7 लाख तक था, कोई टीसीएस नहीं था। 7 से ऊपर 5% अगर यह घटना 31/9/2023 तक हो गई, लेकिन अगर यही घटना कब हो रही है 1/10/2023 या उसके बाद, तो यह 5% वाला रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। समझना ध्यान से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये इन्होंने पॉइंट पॉइंट कर दिया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको चेंज भी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, लेकिन जैसा अमेंडमेंट में था वैसा ही कवर कर दिया। वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पस अदर देन 4। अदर देन 4 में क्या था? मेडिकल एजुकेशन, मतलब उसको छोड़ के, एंड द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 7 क्यों बोला बेटा? क्योंकि 7 लाख तक तो माफी होता है, उसके ऊपर टीसीएस है ही नहीं, लेकिन 7 से ऊपर पहले रेट क्या होता था, अब कितना हो गया? अब का मतलब 1/10/2023 और उसके बाद। आ रहा है समझ में? बोलो पक्का? बेटा ये रट के जाना पड़ेगा, मई वाले यही रट रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है अगर मई में आ गया तो नवंबर में नहीं आएगा? अमेंडमेंट हमेशा 2-4 अटेम्प्ट। अच्छा अमेंडमेंट तो इस बार के लिए नया है, तो लॉ ही है ना। चलिए आगे चलूं, बोलो लास्ट पॉइंट इसका। Where the amount is being remitted out of is a loan obtained from any financial institution as defined under section 80E। याद है हमने 80E पढ़ा था? एजुकेशन के लिए हम लोन लेते थे तो उस पे 8 साल तक हमें डिडक्शन मिल जाया करता था विदाउट एनी लिमिट। तो कहता नहीं आपको 80 इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बताओ क्या इंडिया के बाहर पैसे भेज रहे हो? किस पर्पज के लिए? एजुकेशन के लिए। बोलो अमाउंट किससे ज्यादा है? सोचो अगर लोन लेके नहीं भेज रहे होते तो क्या रेट होता? अगर हम लोन लेके नहीं भेज रहे होते तो क्या रेट होता? आ जाओ देखो, देखो 7 लाख तक तो कुछ है ही नहीं, 7 से ऊपर होता तो 5%, यही पढ़ा था हमने। लेकिन बताओ बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने का सपना देख रहा है, उसने बैंक से लोन उठा के पैसे भेजे हैं, मतलब वो ऑथोराइज डीलर के पास गया है कन्वर्जन के लिए, पैसा कहां से लाया है? लोन लेके। बताइए 5% उसका टीसीएस महंगा नहीं पड़ जाएगा उसके लिए? ठीक है, बाद में वो क्रेडिट लेगा अलग बात है, इमीडिएटली तो उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उस केस में रेट कितना कर दिया? 0.5%। देखिए वेयर द अमाउंट बीइंग रेमिटेड आउट इज अ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड, 80E में भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग एनी एजुकेशन। देखो यहां मेडिकल नहीं है, और 80 लिख दिया तो और क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि सिर्फ यहां एजुकेशन की बात हो रही है। एंड द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इज रेमिटेड बाय बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 7 लाख तक तो कुछ था ही नहीं, 7 से ऊपर 0.5%, और अगर यही घर का पैसा होता तो 5% होता। बताइए आ रहा है समझ में? तो ये आपका ओवरसीज टूर पैकेज और लिबरलाइज स्कीम का टीसीएस रेट है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सिर्फ 2 चीजें यहां पे कवर है बेटा, एक तो फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज स्कीम ऑफ आरबीआई, और दूसरा ओवरसीज टूर पैकेज। अगर हम ओवरसीज टूर पैकेज की बात कर रहे हैं, ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, जब तक तुम लोगों को नहीं मैं दे रहा हूं कल या परसों तक, तो आप चाहें तो वहां से रिवाइज कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली तुम्हारे इंस्टीट्यूट के स्टडी में भी ये पुराना वाला ही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप अगर रेफर करना चाहें तो कर ले, बट ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो आपको पर्ची मिल जाएगी तो आप हो जाएगा, उससे कोई इतना बड़ा कोई डील नहीं है। बताइए तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे?
ओवरसीज टूर पैकेज, जाना चाहिए, घूमने फिरने आपको जाना चाहिए, है ना। उन दिनों की क्या प्लानिंग, जिन दिनों के आने का भी पता ही नहीं है ना। तो अपने कल को बनाने के लिए अपने आज को खराब ना करें, आज में भी थोड़ा थोड़ा जी लिया करें। मैसेज तो मैं तुम लोगों के सारे पढ़ता हूं, है ना। और टीडीएस सुनो, ऋषभ जैन, बेटा आपको ना टीडीएस का चार्ट बनाने के लिए कहा गया था, ये नहीं कहीं से उठा के डालने के लिए कहा गया था। आप नहीं मत कहिए, आप अपना बनाइए, नहीं मत समझाइए ना। यू आर नॉट अ राइट पर्सन टू एजुकेट समवन, वो हमारा काम है। आपको मैंने कहा था, बताऊं क्यों, रीजन क्या है उसका। आप कहीं से उठाओगे, थोड़ा भी वो चार्ट पुराना हो गया ना, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आपको पता है इन चीजों में इतने चेंजेस आते हैं ना कि हमें घर से सवेरे किताब देख के आना पड़ता है कि यार यहां कोई चेंज तो नहीं आ गया। डेली बेसिस पे इतने चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज उठाएं कहीं से तो पहले देख लें वो अमेंडेड किससे है। फिनांस एक्ट 23 प्लस उसके अलावा कब एग्जाम देने जा रहे हो, जनवरी में, 30 अप्रैल 2024 तक, 30 अप्रैल 2024 तक के अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी सोर्स, आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे आजकल तो इतने सारे लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं। 90% 80% बच्चों की क्वेरी क्या होती है, वो किसी टीचर का किसी का असाइनमेंट उठा लिया पुराना टेक्स्ट में खास करके, फिर वो पूछते सर ये कहां से आ गया। अरे बेटा वो तो अमेंडमेंट था ना, मैं ब्लॉक कर देता हूं उस बच्चे को। बच्चों की कमी नहीं है हमारे पास। हो गया है कि आप किसी बच्चे को बोलो ये 20 चीज पढ़ लो, कहीं से उसने सोर्स उठा लिए 10, तो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। और वो ये नहीं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो इसी अटेम्प्ट का हो, वो सीए इंटर का ही हो। तो प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखो बहुत सारे, आप बताओ खुद सोचो, बच्चों को 2 दिन का गैप मिला है, टीचर के पास अगर इतनी सारी चीजें थी तो वो पहले ही बच्चों को दे देना चाहिए। आप बताइए, मैंने जीएसटी की पूरी समरी बना ली, मैंने सोचा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, फिर मुझे लगा यार मैं बच्चों को ना डाइल्यूट करूंगा। 2-2.5 दिन तो बच्चों को रिवीजन अपने हिसाब से करने दो ना यार। अगर मैं 5 घंटे बच्चों को लेके बैठ गया ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो खुद अपना रिवीजन अपने हिसाब से कर लेगा। अगर वो 5 घंटे इतने जरूरी थे उसके लिए तो मुझे पहले कर देना चाहिए था। बताओ, तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों के टाइम में तो ये सब चीजें होती नहीं थी, तभी तो रैंक आती थी, बच्चे पास होते थे। तो प्लीज आप सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल उठाएं, आप टेक्स्ट की नॉलेज नहीं ले रहे हो, आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने के लिए नॉलेज रहे हो, और आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, आईसीआई। तो कुछ भी उठाएं वहां से उठाएं। कई बार किसी ऑथर का ना अपना इंटरप्रिटेशन होता है जो इंस्टीट्यूट से टैली नहीं करता, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपको तो नंबर मिलेंगे आईसीआई के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। तो आपका जो ग्रंथ है ना वो आईसीआई है, उसको बेस बनाएं उसके हिसाब से, है ना। आपके लिए बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने 6 महीने के बाद तुम्हें कौन जानता है, तुम कहीं और मैं कहीं और, लेकिन गलत ना हो जाए। तो हमेशा इंस्टीट्यूट को बेस बनाएं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के पास ना वही डॉक्यूमेंट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। चलिए, वेयर द अमाउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज, तो घूमने फिरने जाना चाहिए और विदेश घूम के आओ, तब आपको पता लगेगा हमारा देश कितना अच्छा है या खराब है। तो बताइए, ओवरसीज टूर पैकेज लिया आपने, बोलो ना हाँ। 30/9/2023 तक इसके ऊपर क्या रेट हुआ करता था, 5%। कोई यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं। किस बात का लिमिट यार, बाहर घूमने जा रहे हो, पैसे वाले हो, सरकार थोड़ा कलेक्ट कर रही है, क्या दिक्कत है, बोलो। लेकिन अब क्या हो गया, सरकार का मन इतने से नहीं भरा, सरकार ने कहा नहीं, अगर अमाउंट 7 लाख तक है तो 5%, 7 से ऊपर होगा तो 20%। आ रहा है समझ में, पक्का हो जाएगा याद। अब इसके अलावा, ये तो एक लाइन वन लाइनर है, खत्म हो गया हमारा। आओ देखो सेकंड, वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ और मेडिकल ट्रीटमेंट। बताइए किसके, अपने रिलेटिव के लिए या किसी के लिए भी, कोई रिलेटिव यहां मेंशन नहीं किया गया सेक्शन में, ठीक है ना। वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन, अगर पर्पज एजुकेशन और मेडिकल का है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना, 7 लाख, 7 लाख तक भेजा गया, कोई इश्यू नहीं, इसके ऊपर टीसीएस नहीं है। आ रहा है समझ में। आओ देखो, कहता है इसके अलावा भी अगर आपने किसी पर्पज के लिए पैसा बाहर भेजा है और अमाउंट कितना है, लेस देन 7 लाख, तो बताइए नील यहां पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फोर्थ,
वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इज रेमिटेड बाई बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो बताइए कितना? 5%। बताइए 5% ऑफ द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, मतलब एजुकेशन और मेडिकल के लिए मैक्सिमम 5% होगा। अगर 7 लाख तक है तब तो कोई इश्यू नहीं, 7 से ऊपर है तो 5%। मुझे एक बात बताओ, एक ना डाउट आया यहां पे कि 30/9/2023 के बाद लॉ में चेंज आया है। मान लीजिए मैंने 7 लाख रुपया 30/9/2023 तक भेज दिया और बाकी 7 लाख रुपया 1/10/2023 के बाद भेज रहा हूं, तो क्या इन दोनों को क्लब करके 7 लाख का लिमिट देखें या अलग अलग? क्लब करके देखना है, क्लब करके देखना है। साल में बोला गया है, तो ये नहीं बोलोगे कि पुराने रेट तक 7 लाख हमने भेज दिया, अब नए रेट में 7 लाख का फायदा हमको और दे दो, ऐसा नहीं होगा। पूरे साल के लिए देखना है। आ रहा समझ में? बोलो। चलिए अब बताइए क्या कहता है। वेयर द अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज अदर देन मेंशन इन फोर अबव, द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, मतलब पढ़ाई और दवाई के लिए पैसा नहीं जा रहा है, उसके अलावा किसी और पर्पज के लिए जा रहा है। पहले ब्लैंकेट कितना था? 5%। अब क्या बोलता है? 7 लाख तक तो कुछ है ही नहीं। बताओ, 7 लाख तक तो कुछ है नहीं, इन एक्सेस ऑफ जितना भी हो, पहले कितना होता था? 5%। अब क्या बोल रहा है? 7 लाख तक तो कुछ है नहीं, उससे ऊपर होगा तो 20 लाख। 7 लाख पूरे साल का देखोगे ना, उस डेट से पहले 7 लाख और बाद में 7 लाख, ऐसा तो नहीं करके 14 लाख का फायदा ले लोगे, नहीं। उन्होंने क्लैरिफाई किया है नीचे कि बेटा कंबाइन करके देखना है। लेकिन मान लीजिए आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हो लोन लेके, तो बताइए 7 लाख तक तो है ही नहीं, 7 से जितना ऊपर होगा 0.5%। आता है समझ में? पक्का? ये आपका फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टीसीएस का रेट है, ये आपको याद रखना है। आधा समझ में? देखो अब इसमें ना बहुत सारे डाउट्स आए लोगों को जब ये प्रोविजन बना, तो सीबीडीटी ने उन सबको क्लैरिफाई कर दिया, सारे डाउट्स को। जो बीच बीच में मैं आपको एक डाउट बता रहा था अभी, तो देखिए ये सारे डाउट्स हैं, पढ़ लोगे अपने आप। ये जो मैंने अभी ये बताया कि 7 लाख को इकट्ठा देखना है या कंबाइन करके देखना है, ये 4 5 7 क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। आता है समझ में कि टूर पैकेज का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें पढ़ेंगे तो पूरा 2 घंटा खराब कर देंगे, बट एक बार एज ए स्टूडेंट आपको रीड कर लेना है। आता है समझ में? बोलो। तो ये आपको शेयर है आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, और अभी मैं क्लास के बाद आपके नवंबर, जनवरी और सितंबर, शायद 2 ग्रुप बन गए। एक सितंबर का भी दिख रहा था मुझे। अच्छा, मैं जनवरी वाले में डाल दूंगा, एक बार इसको पढ़ के रीड करिएगा आप लोग। हाँ क्या? तेज बोलो ना थोड़ा। आपके एग्जाम से, हाँ आपका एग्जाम कब हो गया? जनवरी। तो आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक जितने चेंजेस होंगे, और आपको ना उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ना एग्जाम से 3-4-5 महीने, 3 महीने 4 महीने पहले एक स्टेटरी अपडेट देता है, उसमें वो कंफर्म कर देता है कि आपको कौन कौन से अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। तो देखिए ध्यान से, वैसे इंस्टीट्यूट का जो थीम है, जो भी हमारा अटेम्प्ट होता, अब क्या हुआ ना, अब चेंज हुआ है, अब अटेम्प्ट चेंज हो गए, तो एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो चेंजेस आते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब देखते हैं जनवरी के लिए वो लोग क्या रिकमेंड करते हैं, उसके बेसिस पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देखिए, मैक्सिमम चेंजेस तो फिनांस सेक्टर में आ जाते हैं, साल के बीच में थोड़े मोड़े चेंजेस वो लोग करते रहते हैं, ये थोड़े मोड़े हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोलो, आ जाइए, इसको बंद कर दूं। ओके, अब आ जाइए। टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स वेयर कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। बताइए सेलर कौन था? याद करो, पढ़ा दिया था मैंने आपको। सेलर कौन था? जिसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स
किससे ज्यादा हो? ड्यूरिंग लास्ट ईयर लिख दूं। वहां जो बायर के लिए कंडीशन था, यहां पे सेलर के लिए कंडीशन है। बताओ, क्या आप एक सेलर हो जिसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल्स लास्ट ईयर 10 करोड़ इससे ज्यादा है ना? देखो वहां पे 10 करोड़ भी था ना, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा हो। आ रहा है समझ में? आप बताइए, किसी बायर को कुछ बेच रहे हो, आए देखिए क्या कहता है, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर। वहां पे डिडक्शन था, इसीलिए बायर टीडीएस काटता था। यहां पे कलेक्शन है तो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आएगी? सेलर के ऊपर। कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर। अपने आप जब कोई प्रोविजन पढ़ा करो ना, अपने आप को एक पार्टी बना लो, वहां पे अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हम सेलर है, और बताइए क्या यहां सेलर स्पेसिफाइड है या सारे सेलर स्पेसिफाइड है? हम ये वाले सेलर हैं। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receive any amount as a consideration for sale of any goods of the value or aggregate of value। साल में एक बार सेल किया हो या उस पार्टी को कई बार सेल किया हो आपने, सारा जोड़ के देखिए। क्या हर पार्टी का जोड़ के देखना है या पर्टिकुलर पार्टी का? पर्टिकुलर पार्टी का। अगर आप एक सेलर हो और किसी पर्टिकुलर पार्टी को या तो वन टाइम या फिर एक बार से ज्यादा पूरे साल में आपने बहुत बार सेल किया है और अमाउंट किससे ज्यादा हो गया है, exceeding 50 lakhs in any previous year, कहता है other than goods being exported goods or goods covered under। देखो अभी आपने ऊपर टीसीएस के प्रोविजन पढ़ लिए ना, अब सोचो कार को मैं यहां क्यों लेके आऊंगा जब उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन ऊपर दिया हुआ है। तो कहता है कि ऊपर जो प्रोविजन आपने पढ़ लिए ना टीसीएस के, अगर वो केस एप्लीकेबल है तो वही रहेगा, उसको छोड़ के। अगर मान लो मैं स्क्रैप सेल करता हूं, मैं तेंदुलिप सेल करता हूं, मैं लीकर सेल करता हूं, तो मैं यहां क्यों आऊंगा? मैं तो वहीं पे कवर हूं। तो कह रहा है उसको छोड़ के देखो, अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट्स गुड्स को छोड़ देना है, और गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन, ये जो ऊपर हमने 3 सबसेक्शंस देखे उनको छोड़ के आप कुछ भी बेच रहे हो, क्या करोगे? टीसीएस कलेक्ट करोगे अगर आपका सेल किससे ज्यादा है? 50 लाख से ज्यादा है। आओ देखो किस रेट से कलेक्ट करोगे? 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख तक तो कुछ भी नहीं, 50 लाख से जो ज्यादा होगा उसके ऊपर 0.1%। और अगर बायर ने पैन नंबर नहीं दिया, अब देखो यहां आधार भी दिया हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड पैन और आधार, दोनों में से एक भी दे दे काम चल जाएगा। अगर नहीं दिया है तो बताइए रेट क्या हो जाएगा? आधार सिर्फ यहां पे लिखा गया है और इस चैप्टर में कहीं और नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जहां टीडीएस में 206 डबल ए 20% वाला था, सबकी जगह आधार मत कॉपी कर देना भैया, आधार सिर्फ यही मेंशन है। तो बताइए क्या रेट हो जाएगा बेटा? 1%। कहता है नहीं लगेगा प्रोविजन कब? देखो टीसीएस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लाइबल टू, बताइए अगर 194 क्यू था ना, अगर क्यू अप्लाई हो गया तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। वो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वहां पे, अच्छा क्वेश्चन था कंबाइन करके। टीसीएस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑन द गुड्स परचेज बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड डिडक्ट सच टैक्स। तो ये पढ़ा भी था हम लोगों ने कि 194 में और इस सेक्शन में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा? 194 क्यों करेगा? वो इसी बात को कंफर्म कर रहा है। तो बताइए क्या आप एक सेलर हो? इतना धीरे बोलोगे? हाउ इज द जोश? अरे अभी हाई नहीं होता, अभी बिल्कुल आप लोग मिडिल। अभी मूवी का वो फेस चल रहा है जो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, फिर पिक पकड़ेगा, है ना? चलिए देखिए ध्यान से। नहीं, इसके बाद एक रिटर्न ऑफ इनकम का छोटा चैप्टर है, उसके बाद पिक पकड़ लेना, क्योंकि आपके 2 मेजर चैप्टर टैक्स के बचे हुए हैं, कैपिटल गेन और पीजीबीपी। उसके बाद तो 3-4 छोटे टॉपिक्स होते खत्म हो जाते हैं। मेन आपका बचा हुआ है। आओ देखो, तो आया समझ में? ये बताओ क्या आप एक सेलर हो? कौन से वाले, नॉर्मल या स्पेसिफाइड? इस सेक्शन के लिए स्पेसिफाइड कौन है? लास्ट ईयर वो 10 करोड़ वाली फिगर अचीव होनी चाहिए। आ रहा है समझ में?
अगर आप कुछ गुड्स बेचते हो किसी पर्टिकुलर बायर को एक बार या साल में कभी भी कंबाइन करके, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, कौन से गुड्स को छोड़ के? जो इस चैप्टर के पहले वाले सेक्शंस में थे उनको छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट आइटम छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर सेल प्राइस 50 लाख से ऊपर का है तो क्या करेगा वो? जब पैसे लेगा बायर से तो उसके ऊपर 0.1% का टीसीएस लेगा 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर, और अगर उसने पैन या आधार नहीं दिया तो रेट 1% हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आपस में ना अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, या बहुत अच्छे? आपस में ना कंपटीशन कर लिया करो कि मैं ये सेक्शन कल पढ़ के आऊंगा और मैं पढ़ के आऊंगी, आपस में रिवाइज कर लिया करो। द बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग टू टीच समवन, आपस में डिस्कस कर लो इस तरीके से ना, तो याद हो जाएगा। ये अभी ना करो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद पक्का कर लेना, क्योंकि अभी रिस्क है, याद करोगे तो वहां तक याद रहेगा कि नहीं, लेकिन समझ लो और रख लो याद, क्या दिक्कत है। चलूं आगे? चलिए चलूं आगे, बोलो। चलिए 206 सीसी, ये बहुत बड़ा नहीं, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, जोश जोश में मैंने सारा डाल दिया था, इतना पढ़ना नहीं है। हाँ कई बार चीजें आती हैं, डाल दो यार, जब पढ़ाने बैठो तो लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं होती, समझ तुम लोग सामने आते हो। कितना 50 नंबर में कितना? देखिए बताओ, एक सेक्शन 206 हुआ करता था, सॉरी माय फॉल्ट, 206 हुआ करता था। क्या था ये? अब तुम लोग नहीं बोलते हो ना, बड़ी बुरा लगता है। क्या था 206 नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन बाय द डिडक्टी, तो टीडीएस का रेट 20% हो जाया करता था, सिर्फ 194 क्यू को छोड़ के। यही कहानी थी। जो काम टीडीएस में 206 करता है वही काम टीसीएस में, ये हो गया टीडीएस, वही काम टीसीएस में कौन करता है? सी। पहले तो ये समझो, वहां पे क्या बोलता था ये? 20% का रेट लगा दूंगा अगर पेन नहीं दिया डिडक्टी ने, तो याद आ रहा है? यहां पे कहता है कि अगर पेन नहीं दिया तो 20% तो नहीं, देखो क्या कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ पेन बाई कलेक्टी। कलेक्टी कौन है? जिससे पैसा लिया जा रहा है, जिससे पैसा लिया जा रहा है मतलब बायर। देखो, कलेक्टी टू फर्निश पेन टू कलेक्टर, जो टीसीएस काटेगा उसको आपका पेन चाहिए, है ना? एनी पर्सन पेइंग एनी सम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज कलेक्टेबल एट सोर्स अंडर, इस चैप्टर का मतलब टीसीएस चैप्टर, शैल फर्निश पेन टू पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग सच टैक्स। बिल्कुल सही बात है। टीसीएस एट हायर रेट इफ पेन इज नॉट फर्निश। अगर बायर ने, सॉरी बायर, हाँ बायर ठीक है, कलेक्टी ने कलेक्टर को, बायर ने सेलर को पेन नहीं दिया, इफ पेन इज नॉट फर्निश्ड बाई कलेक्टी टू कलेक्टर देन टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट। वहां भी ऐसी था ना, हायर ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या कहता है, एट ट्वाइस ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो रेट दिया गया है अपने कानून में, लॉ में, और 5% विच एवर इज हायर एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और 5% विच एवर इज हायर अगर डिडक्टी ने पेन नहीं दिया। 2023 के बीच में एक और अमेंडमेंट आया, 1/7/2023 आई थिंक इज, ये बात तो ठीक है ना, विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20%, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20%। मतलब मान लो दोनों का हायर कहीं 40% हो जाए तो 40 नहीं लेना है, मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20%। तो ट्वाइस ऑफ द रेट स्पेसिफाइड और 5% विच एवर इज हायर कब तक चलता रहेगा? 20% तक। अगर ये वाला अमाउंट 20% से ऊपर हो गया तो हम मैक्सिमम कितना कर देंगे बेटा इस सेक्शन में? 20%। 20 से ऊपर नहीं जाएंगे। आ रहा है समझ में? वहां जो 206 काम करता था, यहां पे कौन काम करेगा? वो देखो, जब आप पेपर देने जाओगे ना, समझना चीजों को, हो सकता है ये सेक्शन आपसे दूर दूर तक ना पूछे। आपको क्या लगता है जितना आप पढ़ के जा रहे हो डीटी में, क्या सब 50 नंबर में पूछेगा? कई सारी चीजें पूछेगा भी नहीं, लेकिन करके तो हमें सब कुछ जाना है।
मुझे मालूम है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है बच्चा, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या पूछेगा, और यकीन मानिए साला वही पूछता है जो हम छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं है, हम एबीसी एनालिसिस कर लेंगे, कुछ चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे, कुछ चीजों को थोड़ा मॉडरेट तरीके से, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। आ रहा है समझ में। और अगर तुम 90 प्लस वाले क्लब वाले हो तो आप तो सिमेट्रिकल पढ़ाई करो, कुछ भी पूछ लो सर सब आता है। जिन बच्चों के 90 प्लस आते हैं, देखो कितने सारे बच्चे 90 प्लस से गायब हो गए, हड़काया मैंने, खुश होकर फोन करते हैं, सर मजा आ गया, अकाउंट्स के पेपर में 94 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया। मैंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 6 महीने तैयारी करके अगर 6 नंबर का पेपर छोड़ के आ रहे हो तो किस बात के स्टूडेंट हो तुम। और उस प्रोफेशन में जहां एक एक नंबर पे सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है, टो 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 काट दिया फोन, काट दो। इसलिए बोला कि अगली बार छोड़ के ना आए। बताओ 6 नंबर का पेपर छूट गया और आप जश्न मना रहे हो। 100 में से 90 लाना है तो पहली शर्त 100 का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, दूसरी शर्त सही होना चाहिए, और तीसरी शर्त कॉपी चेक करने वाला नंबर दे। ऐसा मैनुअल चेकिंग है यार, ठीक है ना। तो पेपर नहीं छोड़ना आप लोगों को यार इतने महीनों से। अच्छा पता है वो कौन से बच्चे छोड़ने वाले थे, जो टॉपर्स का या जहां पे भी कहीं पे भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। लास्ट में 100 नंबर का टेस्ट जरूर दीजिएगा, यहां दीजिए, कहीं पैसा दे के दीजिए, आपको शौक है तो जहां दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि वो कम से कम 3 घंटे में आपको पेपर को ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू जब से आया है बच्चों के पेपर छूट रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत टाइम लग जा रहा है। देखिएगा इस बार टेक्स्ट का जो एमसीक्यू आएगा, लिख के दे रहा हूं, इतना लेंदी आएगा ना, सेंटर के बाहर खून के आंसू रोएंगे बच्चे। लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, 10-10 12-12 कर रखे, थोड़ी सी प्रैक्टिस प्लानिंग कर रखी है, तो पेपर पूरा हो जाएगा। यार मजाक की बात नहीं है ना। आप सोचो कि आप के इस डिग्री के बेसिस पे लाखों की सैलरी कोई आपको देगा, तो इतना आसान तो नहीं होगा ना, इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ तो नखरे दिखाएगा वो। चलिए तो बताइए, जो नॉर्मल रेट है उसका डबल कर दें, और 5% विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू 20%। ध्यान रहेगा, आगे की सारी बातें बेकार है। डिडक्शन विदाउट पेन नॉट बी वैलिड, टीसीएस एट हायर रेट इन केस ऑफ इनवैलिड डिक्लेरेशन, सब बेकार है, कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। आप सिर्फ ये पढ़ लो जो बता रहा हूं। 8वां पॉइंट, मन करे तो ये पढ़ लेना, आपको खुद पढ़ के लगेगा कि ये बेकार की बात थी। कई सारे लोग गलत पेन दे देते हैं, कोई डिक्लेरेशन दे देते हैं, कहता ना भाई पेन चाहिए, पेन अप्लाई किया है आपने, उसका डिक्लेरेशन दे दिया, हमें नहीं मतलब, हमें तो पेन चाहिए। तो सब कहानियां सुनाई गई हैं। देखो इनवैलिड पेन मींस नो पेन, सबको पता है, इसमें क्या पढ़ना है भाई। चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट कलेक्टिव, वहां पे भी तो था, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, वहां पे भी तो था कि नॉन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। वहां यहां पे वही कह रहे, देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ, अब यहां सारे नॉन रेजिडेंट को बोला है, कंपनी नहीं बोला, नॉन रेजिडेंट कलेक्टिव। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। क्या क्या पढ़ा हूं मैं, कभी तुम लोगों ने सुना है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट? कहां सुना है? ये बेसिकली जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का टर्म है। जब आप डीटीए पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल 5। इंडिया ने जितने कंट्री के साथ अपना डीटीए साइन किया है, उसमें आर्टिकल 5 में है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और आर्टिकल 7 में होता है बिजनेस प्रॉफिट। तो एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस प्रॉफिट इंडिया में तभी टैक्स होता है जब उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहां पे कोई फिक्स प्लेस, आप अपने लिए इतना ही मान लो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई फिक्स प्लेस इंडिया में हो। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस है, कोई लाइसेंसिंग ऑफिस है, एक फिक्स प्लेस है यहां पे, और उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। लेकिन उसका इंडिया में कोई पी नहीं है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर ये जो आप पढ़ रहे हैं हायर रेट ऑफ टीसीएस का प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं 206 CC अप्लाई नहीं होगा। बहुत टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं आप लोग।
टीसीएस तो रहेगा रहेगा अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये 206 डबल सी पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये अप्लाई नहीं होगा। क्या था ये? अगर उसने अपना पैन नहीं दिया तो जो नॉर्मल रेट है डबल हो जाएगा या 5%। अरे यार नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में कोई फिक्स बेस नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्यों रखेगा अपना पैन? बोलो। विदेश में जाके कहोगे बोलो मेरा भारत महान, क्यों कहेगा तुम्हारा भारत महान? भाई वो आपका पैन क्यों रखेगा? हां अगर इसका इंडिया में फिक्स प्लेस है, यहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो समझ में आता है, नहीं तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आता समझ में? बोलो। चलिए खत्म नहीं हुआ 206 सीसीए, सीसीए यही पढ़ना है, आखिरी है। एक था ना अभी हमने टीडीएस में पढ़ा था, डिफॉल्टर वाला, डिफॉल्टर वाला कि पिछले साल जिसने अपना आईटीआर टाइम से नहीं फाइल किया है तो उसका टीडीएस का रेट कुछ और हो जाएगा। बताओ, आओ दिखाता हूं कौन सा वाला सेक्शन देखो। नहीं नहीं नहीं, पीछे चला गया, पीछे चला गया। टू 5 नहीं, इतना पीछे थे, वही पीछे हो गया यार। 36 वही लास्ट में होगा। ये रहा, ये रहा। हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न 206 AB। यही काम वहां पे टीसीएस में कौन करेगा? सीसीए। यही काम वहां पे करेगा सीसीए। आओ देखो क्या कहता है। सीसीए स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। बताइए, मैं डिडक्टर हूं, आपसे टीसीएस कलेक्ट करूंगा, लेकिन आप डिफॉल्टर हो, नॉन फाइलर हो रिटर्न के। आए देखिए एप्लीकेबिलिटी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 सीसीए व्हेन कलेक्टी इज अ स्पेसिफाइड पर्सन। तुम सारे कलेक्टी हो, बोलो। डिफॉल्टर हो तुम लोग, पिछले साल का रिटर्न फाइल करने का डेट निकल चुका, रिटर्न नहीं फाइल किया, प्लस तुम्हारे केस में टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा। याद करो, वही वाला केस है बिल्कुल। कहता है स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन who has not furnished the return of income for the assessment year relevant to previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be। तो बताइए टैक्स कलेक्ट कब हो रहा है? 23-24 में। लास्ट ईयर वो ढूंढ लीजिए जिसका आईटीआर फाइल करने का टाइम निकल चुका है। फॉर विच टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम हैज एक्सपायर्ड। रिटर्न फाइल करने का डेट गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। एंड the aggregate of tax deducted at source and tax collection at source in his case is 50,000 or more in the said previous year। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट वहां पे भी यही था। मैं आपका टीसीएस काट रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा भैया एक बात बताओ, क्या आपने लास्ट ईयर, कौन सा लास्ट ईयर जिसका रिटर्न फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया, आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया? तुमने कहा नहीं। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपका उस ईयर में जो टीडीएस टीसीएस का अमाउंट था, जो आपका कटा हुआ अमाउंट था टीडीएस टीसीएस का, क्या 50,000 या उससे ऊपर था? यस। तो बेटा मैं जब टीसीएस कलेक्ट करूंगा तो मेरे ऊपर 206 सीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो मैं किस रेट से टीसीएस काटूंगा, देखो क्या कहता है। रेट ऑफ टीसीएस व्हेन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स or any sum or amount received by person from a specified person, the tax बताइए क्या रेट हो जाएगा? twice of और 5% whichever is higher। समझना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, घर पे जाके अच्छे से पढ़ लोगे, 2-3 घंटा लगा दोगे तो क्लियर हो जाएगा। भाई मैं तो टीसीएस काट रहा था आपका नॉर्मल प्रोविजन में, एक आधे % का रेट था, लेकिन मुझे पता लग गया कि तुम 20CC में कवर हो गए। मतलब आपने क्या नहीं कर रखा? अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रखा है उस ईयर, उस लास्ट ईयर का जिसका टाइम निकल गया, प्लस आपके केस में टीडीएस टीसीएस का अमाउंट कितना है? 50,000 या उससे ऊपर है। तो मैं जब टीडीएस काटूं, टीसीएस कलेक्ट करूंगा ना आपसे, जो नॉर्मल रेट होगा उसका क्या कर लूंगा? डबल और 5% विच एवर इज
लिख लीजिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, यहां पे भी आ गया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20%। आ रहा है समझ में? बोलो। मान लीजिए उस बंदे के पास पेन भी ना हो, याद करो वहां पे भी था कि अगर इन दोनों सेक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो कहता है अगर 206 सीसी और यहां पे दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो बताइए कौन सा रेट? हायर वाला। इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 सीसी is applicable to a specified person, in addition to the provision of this section, tax shall be collected at higher of 2 rates। बताइए क्या आप एक मैं आपको कार बेच रहा हूं, ठीक है, कार की वैल्यू 10 लाख से ऊपर का है, बोलो, लेकिन आपने तो अपना आईटीआर ही नहीं फाइल कर रखा लास्ट ईयर का जिसका टाइम खत्म हो गया, और आपके केस में टीडीएस का अमाउंट कितना है बेटा? 50,000 या उससे ऊपर है। बताइए मेरे ऊपर 1% का रेट था, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा तो 1% का डबल और 5% विच एवर इज 5 हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो पेन दे दो, तुमने कहा गांव से आया हूं अभी तो पेन अप्लाई नहीं किया, पेन भी नहीं है, तो बताइए 206 डबल से अप्लाई हो जाएगा। उस सेक्शन और इस सेक्शन को कंपेयर कर लो, जहां पे ज्यादा रेट होगा वही होगा, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20%, क्योंकि 206 सीसी में भी 20 आ चुका है और यहां पे भी 20 आ चुका है, तो इन सेक्शन में 20% से ऊपर का टीसीएस कलेक्ट नहीं हो सकता।